जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। किसका? सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, त्रिलोचन शास्त्री जी को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया। तो कब प्रदान किया गया आप सभी को बताना। 1987, 88, 1989, 90, 1991, 92, 1993, 94। तो उन्हें सलाहकार सम्मान 1989, 90 में दिया गया। तो किस रचना के लिए दिया गया ये भी आपको याद रखना होगा। तो धरती रचना के लिए दिया गया। किस रचना के लिए? धरती रचना के लिए। तो धरती रचना के लिए सन 1989, 90 ईस्वी में उन्हें हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान दिया गया। तो देखिए बच्चों, इन्हें ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। किनको? त्रिलोचन शास्त्री जी को ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित किया गया है कि संसद की प्रयुक्त में होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो बच्चों, 210 अनुच्छेद में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 3 नंबर प्रश्न कहता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है डायरेक्ट, उसे आकर्मक क्रिया करते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया ऐसी है कि जिसका जिसका मतलब फल या परिणाम जो है डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा। तो देखिए, मैं सोता हूं, तो ये डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि माँ की बहन संबंध को बताने वाले सार्थक शब्द। तो इसका शब्द कौन नहीं जानता, मौसी हो जाएंगी। और माँ नानी होती है, और माँ की देवरानी चाची होती है, या फिर कह लीजिए माँ की सास जो होती है वो दादी होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, रस से भरा विग्रह के लिए समासिक पदों में इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, रस से भरा इसका समासिक पद कौन सा होगा बच्चों। रसीली, रसयान, रसपूरा, रस भरा। तो रस भरा हो जाएगा इसका सही जवाब। समासिक रूप क्या होगा? रस भरा। तो देखिए, इसमें कौन सा समास है। इसमें समास है तत्पुरुष, जिसका पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। किसके? तत्पुरुष समास में। इसमें तत्पुरुष समास ही है जिसका पहला पद गौड़ तथा अंतिम पद की प्रधानता होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। 6 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है बच्चों। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें समुदायवाचक कौन सा है। प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो देखिए, संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चारों, सातों, तीनों, ये सब हो गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चारों। चारों भाई, क्या जैसे होता है चारों भाई, सातों घर, तीनों पहर, ये सभी जो है समुदायवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 कहता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पर लिए होना था बच्चों। तो देखिए, एक वो है अलंकार ही है बच्चों। जिस अलंकार में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस शब्द का अतिशयोक्ति ही हो जाएगा। वो ऐसी युक्ति जिसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया हो। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर अवैतनिक दिया है, क्या दिया है? अवैतनिक। अवैतनिक वैसा आदमी होता है जो बिना वेतन के काम करता है। कौन? जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं, और जिसे बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। बच्चों सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उचित शब्द लग रहा है। बाकी इनका सभी का मीन्स झंडा ही होता है। जैसे ये हो गया पताका मीन्स भी झंडा होता है, निशान मीन्स भी झंडा होता है। तो देखिए ध्वज, पताका, केतु ये सभी जो हैं, और झंडा, केतु ये सभी झंडे के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ध्वज, पताका, केतु, झंडा, चिन्ह ये सभी जो हैं ये सभी किसके? राष्ट्रीय ध्वज या झंडा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सन 1968 ईस्वी में, सन 1968 ईस्वी में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? बच्चों किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे जी को। तो किसको प्रदान किया गया? तो बच्चों किया गया किसको? सुमित्रा नंदन पंत को किया गया। और किस रचना के लिए? चिदम्बरा रचना के लिए, चिदम्बरा रचना के लिए किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। और बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न जी को। देखिए ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी साहित्य का छोड़े, हिंदी साहित्य का तो इन्हें ही मिला। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। कब दिया गया? 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया, जो कि एक मलयालम भाषा के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या है? देखिए अब प्रश्न नंबर 9 छोड़िए, 9 तो हो गया। 10 से देखिए वो पढ़कर गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है बच्चों। तो देखिए हम जल्दी जल्दी गद्यांश पढ़ लेते हैं। कहता भाषा में लिंग विषयम चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिक्षेप में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में, अब देख लेते हैं 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है, और आर्नल्ड लंसलाट ने इसे इसी रूप में लिया है। हर्डर 1972 में, एडलंग 1772 में, एडलंग 1783 में, हम्बोल्ट 1827 में और ग्रिम 1890 में आदि ने इस कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण माना है। बच्चों देखते हैं अब ये कारण हो गया, कारण बताया है। इनमें से महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रूक मैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रूगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। ब्रूगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय कहा। क्या कहा? अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। तो देखिए यह बहस चलते चलते अब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई, तो उन्हें कहा गया कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत में व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें से ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग के अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग में होने चाहिए थे, क्योंकि अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। तो देखते हैं बच्चों 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न बच्चों कहता है, आप सभी के सामने है, कहता है कि निम्न में से कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों का भाषा में लिंग का उत्पत्ति
कारण नहीं मानता है बच्चों? कौन नहीं मानता? लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। कौन नहीं मानता है? आपको बतलाना है कि हार्डर नहीं मानता, हम्बोल्ट नहीं मानता, ग्रिम नहीं मानता और अर्नाल्ड नहीं मानता। तो देखिए बच्चों, इन चारों में से अर्नाल्ड ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं मानता, बाकी ये तीनों हर्डल, हम्बोल्ट ये सभी मानते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भाषा, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ है? तो बच्चों पाणिनि से प्रारंभ है। किससे? पाणिनि से प्रारंभ है। किससे? पाणिनि से। और ग्रीक में किससे प्रारंभ है? ग्रीक में अरस्तु से प्रारंभ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ये सभी गद्यांश के प्रश्न इसलिए इनमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को नहीं व्यक्त करते हैं? तो कौन मानता है? 12 में देखिए, ऐसा ब्रूगमैन का कहना है कि भारतीय भाषा में जो आ ई है ये प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर, यह भी गद्यांश का प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो ब्लूमफील्ड ऐसा विद्वान है जो भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है बच्चों। कौन मानता है? ब्लूमफील्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 14 नंबर, जो कि इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आखिरी प्रश्न है। तो देखिए, कहता है संस्कृत के व्याकरण में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, भाषाई जरूरतों के आधार पर, लैंगिक अस्मिता के आधार पर। तो बच्चों जो ये संस्कृत में लिंग निर्धारण है ये अर्थ के आधार पर माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कहता है बच्चों? कहता है इनमें से नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, ललित ललाम, रसमंजरी, छत्रसाल दशक। तो आपको ये सब बतलाना है 15 नंबर प्रश्न का। तो देखिए, रसमंजरी के लेखक कौन हो जाएंगे? रसमंजरी के लेखक नंददास जी हो जाएंगे, जो कि एक कृष्ण शाखा के कवि हैं बच्चों। इसके कृष्ण शाखा के। और भाव विलास के कौन हो जाएंगे? भाव विलास के हो जाएंगे आपके केशवदास। और ललित ललाम के हो जाएंगे मतीराम। कौन इनके हो जाएंगे? ललित ललाम के हो जाएंगे मतीराम। और ये छत्रसाल दशक के हो जाएंगे प्रसिद्ध कवि भूषण। प्रसिद्ध कवि भूषण हो जाएंगे। ये भूषण हो गए और ये भाव विलास के केशवदास हो गए। और जबकि नंददास की इनमें से रचना रसमंजरी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। कहता है इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के लिए समास विग्रह का सही रूप है? सही रूप है। तो देखिए, बढ़ते हैं। माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम और माल और गोदाम। तो बच्चों आपको इसमें से सही जवाब छांटना है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी में देख रहे हैं माल के लिए गोदाम, यही सही जवाब हो जाएगा। माल गोदाम का समास विग्रह रूप हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होता है? इसमें समास होता है बच्चों तत्पुरुष। तत्पुरुष समास होता है जिसमें क्या होता है बच्चों? जिसमें कि प्रथम पद गौड़ होता है और द्वितीय पद की प्रधानता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है आप सभी के सामने। कहता है कि दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परिसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। आपको इसमें से ये बतलाना है कि कौन सा सही वाक्य है। बस ये तो आपको कंफ्यूज आ रहा है। क्या कह रहा है? कंफ्यूज आ रहा है। तो देखिए, इसमें ये कह रहा कि अनावश्यक परिसर्गों छोड़िए, अनावश्यक चीज को हटाइए और फिर सही चीज बतलाएं। क्या है? वह छत पर से नीचे को गिर गया। इसमें आपको अनावश्यक चीज हटाना है। तो वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, छत से नीचे को गिर पड़ा। तो आप लोग बच्चों इसमें देख रहे होंगे ऑप्शन बी में जो सही जवाब दिया है वही इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 17। इसमें ये सब जो था फर्जी था। क्या क्या फर्जी था? तो देखिए, छत पर से, पर यहाँ पर गलत दिया है बच्चों। क्या? पर यहाँ पर एकदम गलत दिया और को गलत दिया। वह छत से नीचे गिर पड़ा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है कि
लोकोक्ति और उनके अर्थ वाले सही जोड़े की विकल्प की पहचान करे और मिलान करें। आपको सीधा बात यहाँ पर मिलान करना है बच्चों। तो देखिए इधर दिया है लोकोक्ति और इधर दिया है अर्थ बच्चों। तो देखिए पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, ये क्या हो जाएगा, ये तो एकदम सही है। वन का ए में मिल गया। कहता हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, बीती बातों को भूलकर भविष्य की सोचे, ये नहीं है। समय पर ही काम पूरा होता, सहायता करने वाले पर रौब जनाना, तो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं दूसरे का हो जाएगा डी बच्चों, दूसरे का हो जाएगा डी। अब सहेज के पके सो मीठा हो, समय पर ही काम होता है, ये सी का सही मिला हुआ है। बाकी चौथा ये हो जाएगा बी में, बीती ताही बिसार दे, और इसका कुछ आगे दिया हुआ है। क्या आगे दिया हुआ है, आगे की सुध ले। तो पहला का पहले ए में हो जाएगा और दूसरा का जो है डी में हो जाएगा, तीसरे का सी में और चौथे का बी में। तो देखते हैं ऐसा किसमें है बच्चों, ऐसा किसमें है। ऐसा आप लोग देख रहे होंगे तो कहीं भी नहीं मिल रहा है कि वन का वन में, सॉरी वन का ए में आप लोग देख रहे हैं, वन का ए में और दूसरे का डी में, तीसरे का सी में, चौथे का बी में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि लोकोक्ति और उसका सही उदाहरण का, सॉरी बच्चों देखना आपको ये मिलाना है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े की पहचान करो मिलाओ। वही वाला सेम क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन इसमें दूसरा कुछ कहानी है। तो देखिए आपको मिलाना है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका सही अर्थ होता है दल बदलू, यानी कि जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिधर पाया उधर जुट गया। तो इसका ऑप्शन बी में मिल जाएगा पहले का। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका सही जरूरत वो क्या होगा अर्थ, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका सही अर्थ हो जाएगा अपनी असफलता पर खींचना। ओक्का बरखा जब कृषि सुखाने, तो भैया आय के अनुसार खर्च करना, ये नहीं होगा बच्चों। तो ये होगा बच्चों ऑप्शन डी में और 4 का हो जाएगा सी में। तो आपको याद रखना, तो देखिए 1 का बी में और दूसरे का ए में और तीसरे का डी में, चौथे का सी में। तो आपको देखो पहले का बी में, तो देखिए यहाँ पर पहले का बी में कहीं ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग गौर से देख रहे होंगे, यहाँ ए दे दिया। यहाँ पर क्या देना था, यहाँ पर बी देना था। तो सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर बी देना था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई, आपको ये बताना। सन 1973, 1918 और 1952, 1960। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो बच्चों इसका सही जो वाक्य हो जाएगा, वह देर तक सोकर उठता है, देर तक सोकर उठता है बच्चों। 21 नंबर, वह देर तक सोकर उठता है। यहाँ पर तक सही लगाना चाहिए, तक वाला जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द की पहचान करें। तो डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो देखिए सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द समाचार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। समाचार पत्र ऐसा शब्द है जो कि सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बच्चों। नमक, लौंग, भात, पनीर। तो आपको अच्छा अच्छी लगाकर देख लेना है। नमक बहुत अच्छा है, भात बहुत खराब अच्छा है, पनीर बहुत अच्छा है, लौंग बहुत अच्छी है। तो जिसमें अच्छी आता है वही हो जाएगा लौंग, वही हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर क्या कहता है बच्चों, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण दें। निरंतरता बोधक का मतलब क्या है, जो
काम लगातार होता हो उसमें निरंतर बोधक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दे डालो, इसमें कोई लगातार नहीं, पानी बरसने लगा, तो इसमें इसका मतलब अभी पहले नहीं बरस रहा था, अब बरसने लगा। बरसता रहता है, यानी बरसता रहता है, लगातार लिखा है इसमें, पा लिया, इसमें भी कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कहता है? 25 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो देखिए गिलहरी, कोयल, मक्खी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, जबकि खटमल जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करो। बच्चों सही वाक्य को पहचानना है आपको। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। तो बच्चे देखिए गोला और तोप कोई एक रहा नहीं होगा, बहुत होगा, इसीलिए इन दोनों का बहुवचन होना जरूरी है। तो बहुवचन किसमें है? यहाँ पर गोलों और तोपों में है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला वाक्य एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 27 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी कहानी के लेखक सैयद इंशाअल्लाह खां हो जाएंगे, जिन्हें इंशाअल्लाह खां भी कहा जाता है बच्चों। क्या? इंशाअल्लाह खां भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है बच्चों उसे करण कारक कहा जाता है। करण कारक हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 बच्चों कहता है निम्नलिखित में आय खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से मोबाइल खरीदी, एक छाता खरीदी, बहुत कुछ खरीदी। तो ये कुछ नहीं जम रहा है, साड़ियां खरीदी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया बच्चों? तो किस वर्ष? तो कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया। कब? 2005 में प्रदान किया गया बच्चों। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप जी को मिला, जो कि एक मलयालम कवि हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 31 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप लोगों को नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखना है बच्चों। तो मनोज मिस होता है कामदेव, अनंग मिस होता है कामदेव, मनमंथ मिस होता है कामदेव, और निलय मिस कामदेव नहीं होता है। निलय मिस होता है घर। क्या होता है? निलय मिस होता है घर। और ग्रह, सदन, भवन ये सभी हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शब्द बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है कि हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? यानी कि सलाका सम्मान में कितनी राशि दी जाती है बच्चों? 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख। तो सलाका सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? सलाका सम्मान में 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है बच्चों। कितनी? 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और ज्ञानपीठ में कितनी प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ में बच्चों कितनी की जाती है आप लोगों को बताना है। ज्ञानपीठ में 11 लाख बच्चों की जाती है। कितनी? 11 लाख। 11 लाख की जाती है, 11 लाख। और साहित्य अकादमी में बच्चों 1 लाख की जाती है। कितनी? 1 लाख साहित्य अकादमी में। और सरस्वती सम्मान में 7.5 लाख बच्चों। और भारत भारती में 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार को याद रखना है और साहित्य अकादमी का याद रखना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख और साहित्य अकादमी में 1 लाख की राशि दी जाती है, जबकि सलाका सम्मान में मैंने बता दिया कि 5 लाख की दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से
कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? सुदामा चरित, हनुमान नाटक, रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल। तो आपको बतलाना है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दिया है सुदामा चरित, यही नरोत्तम दास जी की रचना है। किसकी? नरोत्तम दास जी की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जो है नरोत्तम दास जी की रचना है। यह हनुमान नाटक किसकी है? हनुमान नाटक जो है हृदय राम जी की है। किसकी? हृदय राम जी की है, जो कि एक राम भक्त थे और पंजाब के रहने वाले थे। रुक्मणी मंगल बच्चों किसकी हो जाएगी? रुक्मणी मंगल जो है नंददास जी की रचना है। किसकी? नंददास जी की रचना है बच्चों, नंददास जी की। और जानकी मंगल कौन नहीं जानता? प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी की रचना है। किसकी? तुलसीदास जी की रचना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 34 कहता है कि निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की बच्चों? तो वल्लभाचार्य जी ने की। कौन? वल्लभाचार्य जी इसके संपादक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है बच्चों? तो इसमें नहीं शब्द का विशेष आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऐसा शब्द है जो कोई गुण नहीं दर्शा रहा? सच्ची बात है, गुण वाली बात है। गोल आंखें भी एक गुण होता है, गुलाबी रंग भी एक गुण है। मनो अनाज किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होने के कारण यही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है बच्चों। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है। तो ऑप्शन सी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है बच्चों, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है। तो सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न नंबर 37 बच्चों आप सभी के सामने है। क्या कहता है? कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है बच्चों? कोई आया था, इससे कुछ जान पहचान नहीं, कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा है। तो अनिश्चय वाचक इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कोई आया था, इससे कुछ हमें निश्चय नहीं हुआ, निश्चित नहीं हो पाया कि कौन आया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।